हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो जैसे कि आपने केमिस्ट्री का अभी रिसेंटली पेपर आपने दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं पेपर आपका अच्छा गया होगा केमिस्ट्री का। और जो नेक्स्ट पोर्शन है आपका डेट इज़ अब आपका बचता है बायो। जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया है एंड लास्ट आपका बचता है आपका बायोलॉजी। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका बायो है वो 27 मार्च को है, ठीक है। लगभग आपके पास अभी अगर देखा जाए तो आपके पास 27 डेज हैं जिसमें आप बायो की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ सकते हो, उन लाइन टू लाइन रीड कर सकते हो और जो क्वेश्चंस आने होंगे वो इसी बुक से और एनसीईआरटी की लाइन से ही वो क्वेश्चंस बेसिकली देंगे। कुछ पोर्शंस हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके बायो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर देखा जाए 12th के लिए। जैसे उनमें से एक अपना आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का। फिर आपका आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका भी एक अच्छा इंपॉर्टेंस वेटेज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये हो गया। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और ये हो गया आपका। बायोटेक का आपका जो दोनों पार्ट है वो, और इकोलॉजी का आपका थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका सारा है। अभी आपको यहाँ मैं करंटली बायो की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप पढ़ा तो आपने होगा ही, बट एक क्विक रिवीजन, वन शॉट, हम लाइन टू लाइन हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैं उनका आपको एक क्विक रिकैप दे दूंगा, जिससे आपको ये आसानी रहेगी कि किस लाइन से कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ आपका जो एक कम समय में रिवीजन का पोर्शन वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट इज आपका है ह्यूमन प्रोडक्शन। अब इसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहला आता है कि आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो क्लास 10th में भी आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, आप ध्यान से चेक करो तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। डेट इज, एक तो आपका री है और दूसरा है आपका प्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इसका मतलब है, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, री का मतलब हो गया फिर से हमको वही चीज बनानी है। दैट इज रिप्रोडक्शन का मतलब हमें फिर से वही चीज बनानी है। अब फिर से वही चीज बनाने के लिए मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो चीजें बनी है, तो वो सब आपको पूरा इस चैप्टर में क्लियर करना है, ठीक। चलिए, रिप्रोडक्शन में क्या है, बेसिकली रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं, जितने भी आपके एनिमल्स प्रेजेंट हैं, वेदर इट इज इंसेक्ट होगा या वो एनिमलिया में आपके अपने क्लासेस आपने पढ़ा होगा, तो हर कोई एनिमल रिप्रोडक्शन करता है अपना वंश या अपनी जनरेशन को एक जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए। तो रिप्रोडक्शन सबसे पहला एक चीज़ और, कि जब भी बायो में कभी भी लास्ट में आप TION देखते हो, तो बायो में नहीं या कहीं भी अगर आप ये 4 लेटर आप देखते हो तो सबसे पहले आप वहाँ एक चीज़ क्लियर रखो कि बेसिकली वो एक तरीके का प्रोसेस होता है। कुछ नहीं लिख पाए तो कम से कम आप ये लिख सकते हो कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस। जैसे आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, तो ये सब एक तरीके का प्रोसेस होता है। नहीं भी कुछ याद है तो कम से कम आप इतना तो लिख पाओगे ना, आपको कम से इतना तो आइडिया है कि रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें आपका एक इंडिविजुअल, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है, वो सेम, सिमिलर अगर बोले जाए तो सेम ना आप बोल के आप सिमिलर बोलिए। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने ही जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है या उसको बनाने क्रिएट करता है, ठीक। अब यहां पे जो ऑर्गेनिज्म नया क्रिएट होता है, दैट इज, उसको आप बायो की भाषा में आप उसको बोलते हो ऑफ स्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एन ऑफ स्प्रिंग विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या बोला कि रिप्रोडक्शन एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है जो बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह दिख रहा होता है, ठीक। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब रिप्रोडक्शन आपके टाइप्स में अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन आपके दो तरीके के होते हैं। पहला हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक्स है, अगर थोड़ी बहुत डेफिनेशंस आप इसमें क्लियर रखेंगे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो हमें पेरेंट जो होते हैं वो सिंगल ही इन्वॉल्वमेंट होता है, डबल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लेकिन जब आप बात करते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें जो पेरेंट होते हैं वो आपको बोथ पेरेंट चाहिए, मतलब इसमें मेल और फीमेल आपको दोनों चाहिए होता है, ठीक है। अब मेडिकल में या बायो में एक सिंबल होता है, अगर हम ऐसे बनाते हैं दैट इज ये स्टैंड करता है मेल के लिए, और अगर हम इसको प्लस करके बनाते हैं दैट इज ये स्टैंड करता है आपका फीमेल के लिए, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, फीमेल एंड दोनों। जबकि एसेक्सुअल में आपको जो पेरेंट चाहिए वो सिंगल चाहिए, दोनों पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक। दूसरा,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसमें गैमीट आपका फॉर्म होगा, गैमीट फॉर्मेशन, जबकि एसेक्सुअल में किसी भी तरीके का कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन, इसमें कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। थोड़ा सा और अगर एलाबोरेट किया जाए तो गैमीट फॉर्मेशन में आपके दो तरीके की गैमीट है। अगर मेल से बात किया जाए तो मेल से जो गैमीट आपका होता है दैट इज स्पर्म, और जो फीमेल से आपका गैमीट निकलता है दैट इज सेकेंडरी oocyte। अब क्या है कि 10th क्लासेस में हमें समझाना होता है, तो आपने 10th क्लासेस में या अभी तक आपने आई थिंक इसको या तो एग बोला है या तो आपने इसको ओवा बोलिया है, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो आपका पड़ेगा वो आपका सेकेंडरी oocyte ही पड़ेगा। सेकेंडरी oocyte ही निकलता है और वो जाके जब स्पर्म से फर्टिलाइज करता है तब उसके बाद उसका नाम चेंज करके हम ओवा करते हैं, बट स्टार्टिंग में वो मेल से आपका स्पर्म निकलता है, फीमेल से आपका सेकेंडरी oocyte निकलता है, ठीक। तो ये दोनों उसके बाद आपस में फर्टिलाइज करते हैं, फिर एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। तो एक ये पोर्शन ही हो गया आपका। अगर और एक डिफरेंस की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये शॉर्ट टाइम रहता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं ड्यूरेशन देता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आपका लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है, एक बेबी को आने में काफी समय लग जाता है, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंड आपका अगर एसेक्सुअल की बात की जाए तो सबसे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें किसी भी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं आएगा, एग्जैक्ट कॉपी मिलेगा, और अगर एग्जैक्ट कोई वेरिएशन नहीं आता है और एग्जैक्ट कॉपी मिलता है तो हम बेसिकली उसको एक अलग से वर्ड नाम दिए हैं दैट इज कॉल्ड क्लोन। क्लोन का मतलब होता है जब ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी होता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोन। इसमें एसेक्सुअल में क्योंकि सिंगल पेरेंट्स है तो दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है तो बच्चे के अंदर कैरेक्टर दोनों नहीं आएंगे, मतलब एज इट इज एक ही पेरेंट्स का पूरा कैरेक्टर बच्चे के अंदर आ जाएगा, तो किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, दैट इज क्लोन हो जाएगा। जबकि जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट आपने किया है, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, अगर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं तो इसमें जो वेरिएशन है तो वेरिएशन आपको इसमें मिलेगा ही, और नेचर में जितना ज्यादा वेरिएशन प्रेजेंट होगा नेचर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। आपने पढ़ा होगा बायोडायवर्सिटी 11th में आपका एक चैप्टर था, तो बायोडायवर्सिटी में क्या था कि जैव विविधता, जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, जितने तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, जितनी वैरायटीज जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। अलग शब्दों में अगर समझाया जाए तो आप उस दुकान पे ज्यादा जाना पसंद करोगे जहां पे आपको हर वैरायटी का सामान मिल जाएगा। एक होता है कि आप जैसे मॉडर्नली, जैसे हमारे यहाँ तुलसियान है, तो अगर आप वहां जाते हो तो आपको छोटे से लेके बड़े तक का, शादी से लेके हर, आपको एक बार आप एंटर करिए और आपको सारी चीजें एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएंगी, तो आप वो दुकान ज्यादा प्रेफर करोगे कंपैरिजन टू जहां आपको दुकान दौड़ना ना पड़े। तो सेम वैसे ही जितना ज्यादा वेरिएशन आप रखते हो उतना ज्यादा ही वो आपका जो नेचर होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा आपका, ठीक है। तो ये मेन स्टार्टिंग के डिफरेंसेस हैं, आने के चांसेस तो उतने हैं नहीं, बट फिर भी एक स्टार्टिंग चैप्टर के लिए आप ये क्लियर रखो कि अगर आपसे पूछ भी लेते हैं कि डिफरेंसेस में या 1-2 नंबर में आना होगा तो वो आपसे पूछ लेंगे। सेकेंड, आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे कि सेक्सुअल ज्यादा बेटर है कि ये सेक्सुअल, आपसे पूछेंगे कि विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोर बेटर। तो इसके लिए आप आराम से बिना किसी टेंशन के आप ये ध्यान में रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर बेटर देन एसेक्सुअल, और इनके लिए बस यही एक रीजन है, कहा गया ये नीचे वाला, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ जाता है जबकि एसेक्सुअल में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। तो वेरिएशन ना आने की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन आपके डिजीज ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जनरेशन टू जनरेशन डिजीज आपके पास ऑन हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग, ठीक है। अब क्या है रिप्रोडक्शन, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, तो मैं लाइन टू लाइन जो इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में लाइन है मैं वहां मार्क कर दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट पे कर लीजिएगा। जैसे एज यू अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस बेसिकली वो आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर ही है।
इंपॉर्टेंट, ह्यूमन जो होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब होता है कि जो चाइल्ड बर्थ देते हैं, ठीक है, जो चाइल्ड बर्थ देते हैं वो बेसिकली कहलाते हैं वीवी पैरस, और जो एग लेइंग एनिमल होते हैं वो कहलाते हैं ओवी पैरस। तो अगर एमसीक्यू में आना होगा तो ये पूछ सकते हैं कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं या ओवी पैरस, और वीवी पैरस का वो डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। अब ह्यूमंस का अगर बात करें तो ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव इवेंट में कौन कौन से प्रोसेस या कौन कौन से इवेंट जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहला है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और इस इवेंट को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहला है कि किसी भी इंडिविजुअल में सबसे पहले गैमीट बनता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या? स्पर्म इन मेल, जैसे मैंने बताया स्पर्म बनता है मेल में, एंड ओवम इन फीमेल। अब क्योंकि एनसीईआरटी ने ओवम लिखा है तो आप ओवम लिख सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन टेकिंग होता है, वो एनसीईआरटी की लाइन से ही कहते हैं। तो क्योंकि एनसीईआरटी ने ओवम लिखा है तो आप ओवम ही मान के चलिए, ठीक है। पहला इस इवेंट ये हो गया कि गैमेट का बनना, मेल में होगा तो स्पर्म बनेगा और फीमेल में होगा तो वो ओवम बनेगा, ठीक। सेकेंड इवेंट, अब उसके बाद आता है आपका सेकेंड इवेंट। तो सेकेंड इवेंट जो है आपका, सेकेंड इवेंट है आपका ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब जो आपने फीमेल में स्पर्म बनवाया है उसको आपको फीमेल की बॉडी में उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में अंदर डालना है, इंसर्ट करना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आपका है उसके बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, फर्टिलाइजेशन हो रहा थर्ड पार्ट। क्यों? होने के बाद क्या होगा? लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो आपका क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड इट अटैच टू द यूट्राइन वॉल। जाइगोट बनने के बाद उस जाइगोट का जो भी होगा, उस जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, ब्लास्टोसिस्ट, वो जो जाइगोट होता है वो उसकी एक पर्टिकुलर स्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उसको, और वो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है यूट्राइन वॉल। मम्मी के, मदर के जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस का जो वॉल होता है उस पे जाके वो जाइगोट या वो ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच होता है। हिंदी में अगर हम बोलें तो उसी को बोलते हैं गर्भाशय, ठीक है। गर्भ में जाके वो बच्चा मम्मी की यूट्राइन वॉल से चिपकता है, अटैच होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, उसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इम्प्लांटेशन, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जितनी देर मम्मी के गर्भ में वो इम्प्लांट रहता है, इम्प्लांट होने के बाद वो उसका डेवलपमेंट होता है। अलग अलग एनिमल्स में ये पीरियड अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमंस की बात की जाए तो 9 मंथ होता है, 9 महीने में बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाता है, दैट इज आपका, उस प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। 9 मंथ का होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मंथ में बोला जाए तो 9 मंथ होते हैं, दिन में अगर बोला जाए तो 270 डेज होते हैं, और अगर वीक में बोला जाए तो 36 वीक होते हैं। पॉइंट नोट कर लो, एमसीक्यू में आना होगा तो ये पोर्शन आपसे पूछेंगे वो कि द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन विल बी, तो वो आप ये चेक कर लेना कि वो आपसे डेज में पूछ रहे हैं कि मंथ में पूछ रहे हैं, कि वो आपसे डेज मंथ या आप क्या दिन में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो आप वीक में पूछ रहे हैं, वो आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक। उसके बाद आता है डिलीवरी, मतलब बेबी की पूरी डेवलपमेंट हो गया, गेस्टेशन पीरियड हो गया। लास्ट आता है आपका डिलीवरी ऑफ बेबी, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। जो बेबी की डिलीवरी हो गई, लास्ट इवेंट हो गया आपका पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। आपने ये सब नोटिस किया होगा कि ये सब प्यूबर्टी के बाद होता है। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज होता है एक ह्यूमन में जो इसके अंदर मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन अपने पीक पर होते हैं, मतलब उस समय उनकी बॉडी जो होती है मैच्योर होती है, उनके अंदर बहुत सारे बॉडी में चेंजेस है ना, इट इज कॉल्ड एडोलसेंस भी आप कह सकते हो। तो ये सब जो इवेंट आपने देखा है ये सब प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होता है। There are remarkable differences between the reproductive events in the males and in the females. That is, जो differences है मेल और फीमेल में वो अलग अलग ही होंगे। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है, फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इन द ओल्ड मैन। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने सुना होगा कि जो मेल होते हैं वो 70 से 80 साल में भी बाप पिता बन सकते हैं। तो उसने एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड
एज में भी उनके में होता है, क्योंकि वो बनना है, सिंथेसाइज होना है। तो बनने के लिए अगर हमारी बॉडी वेल कैपेबल है, बॉडी में कोई डिफरेंस, कोई गलती या कोई खराबी नहीं हुई है, तो बनाना ही है, तो लॉन्ग टाइम तक बना सकती है वो। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन द ओवन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। डाटा याद रखिएगा, एनसीईआरटी कह रही है कि 50 साल के बाद जो फीमेल की बॉडी में जो ये फॉर्मेशन है ओवम का, वो रोक दिया जाता है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, बट एक्चुअल में कभी कभी ये जो एग फॉर्मेशन होता है वो बहुत सारे वुमेन में 55 भी चला जाता है, 60 तक भी चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड के पेपर में आपको डेली लाइफ से रिलेट करके आंसर लिखना है कि नहीं हमने देखा है कि 55 साल में भी 60 साल में, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी ने 50 बोला है, मतलब 50 आपको अपने पेपर में 50 साल पे आपको सीज कर देना है उसको, ठीक। ये पोर्शन हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद इनोवेंट, ठीक है, 50 ईयर। लेट एन एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब एक एक करके आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है और उसका पूरा क्या है, और एंड एज इट इज आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, ठीक। तो उससे पहले आपने जो अभी पढ़ा, आपने कहा कि जो इवेंट्स होते हैं, बेसिकली इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, जो एनसीईआरटी की उतनी लाइन में आपने एक्सप्लेन किया। दैट इज आपने सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा। दैट इज पहला इवेंट हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। सबसे पहले आपका गैमीट फॉर्मेशन हो गया, और इस गैमीट फॉर्मेशन के इवेंट को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि आपके पास दोनों पेरेंट अवेलेबल हैं, तो अगर आपके पास मेल होगा और अगर आपके पास फीमेल है, तो मेल में बेसिकली आपका बनता है स्पर्म, और फीमेल में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है आपका ओवम, या आप ध्यान में रखो उनके अंदर बनता है सेकेंडरी oocyte। अगर मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा होगा, मेल के अंदर अगर आपका स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा होगा, देन द प्रोसेस इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म बन रहा होता है। और फीमेल के अंदर क्योंकि ओवम और सेकेंडरी oocyte बन रहा होता है, इसीलिए यहां से ऊ से ये वर्ड उठाया गया है। दैट इज अगर ये बन रहा होगा तो इसको हम बोलते हैं oogenesis। ये आपका पहला इवेंट हो गया, ठीक, फर्स्ट इवेंट हो गया ये आपका। उसके बाद आता है आपका सेकेंड इवेंट। अगर बन गया तो बनने के बाद इसको आपको ट्रांसफर करना है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल वेजाइनल ट्रैक, और इस प्रोसेस को आपने नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ये आपका दो पार्ट हो गया। थर्ड आपके पास आता है, आपने उसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद जो आपका जो भी है वो फर्टिलाइज करेगा। दैट इज जो थर्ड इवेंट हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में आपने क्या एक्सप्लेन किया कि फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट। तो ये हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका बनता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट में कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन होता है, एम्ब्रायो बनता है, फिर उसके अंदर मॉलुरा, ब्रास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, वो एक पर्टिकुलर स्टेज आपकी आती है। ये होने के बाद फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांटेशन होगा, बेबी मदर की यूट्राइन वॉल पर इम्प्लांटेशन, बेबी मदर की यूट्राइन वॉल पर इम्प्लांट करेगा। इम्प्लांट करने के बाद वो डेवलप करेगा जो भी बेबी क्या है, दैट पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड, उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और पीरियड एज इट इज बोल दिया, पीरियड आप याद रखिएगा। गेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस में 9
मंथ्स का होता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। मंथ्स में अगर नहीं होगा तो आपका 270 डेज का होगा, और अगर ऑप्शन में 270 डेज भी नहीं है तो आपका 36 वीक्स होगा। ठीक, 9 महीने का है, 1 महीने में आपके 30 दिन होते हैं, तो 9 महीने में 9 त्रिक 27, 270 दिन हो गए। और अगर हफ्ते में पूछा जाए तो 1 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 4 हफ्ते होते हैं, तो 9 महीने में अप्रॉक्सीमेटली आपके 36 हफ्ते हो गए। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद पल गया, पलने के बाद बेबी बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में बेसिकली डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर एज इट इज आपका ब्रेस्ट फीडिंग आता है। चलिए, उसके बाद है द टेस्टिस आर सिचुएटेड इन द आउटसाइड, इंपॉर्टेंट है ये, आउटसाइड है, एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। पूछा जाएगा आपसे टेस्टिस कहाँ रहता है, तो पहली बात तो टेस्टिस आपका आउटसाइड द बॉडी रहता है, एक पाउच होता है जिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है, जिस पाउच में रहता है दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है, तो वो क्या करता है, मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के टेम्परेचर को वो मेंटेन रखता है बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 to 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो उसको कम रखता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर हमें कम चाहिए होता है। तो क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया कि आपके टेस्टिस को आपकी बॉडी से थोड़ा सा बाहर रखा, डेट इज एब्डोमिनल कैविटी से वो थोड़ा सा आउटसाइड रखा, ताकि आपकी बॉडी का जो 37 डिग्री सेल्सियस है उससे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। तो उसने लिखा भी ये रीजन 2 to 2.5 लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में समझा दिया कि क्या होता है, कि स्पर्म के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक, इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। याद रखिए, टेस्टिस का शेप ओवल होता है, विद इन ए लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ये याद रखिए। ठीक, विथ 2 to 3 सेंटीमीटर, विथ याद रखिए 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर एक डेंस कवरिंग की गई होती है। Each testis has about 250 compartments called testicular lobule। ये बच्चों को बहुत भूलता है कि हर एक टेस्टिस में टोटल 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अब इसको जो इनका है समझाने से पहले इसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे लेट एन एग्जांपल, आपके पास एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में आपके पास टोटल 250 कमरे हैं, 250 रूम है। अब स्कूलों में जाओ तो हर रूम का एक पर्टिकुलर नेम होता है, 11th है, 12th है, 10th है, तो एक नाम होता है। तो इन 250 रूम जो आपके पास प्रेजेंट है, इन 250 रूम का नाम दिया गया है, दैट इज टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ठीक, अब इस 250 रूम में आपके एक कमरे में, अगर एक कमरे में बात की जाए तो लगभग 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो 250 कमरे हैं। अब इस 250 कमरे में से मैं एक रूम की बात कर रहा हूं, 250 कमरे में से मैं बस एक रूम की बात कर रहा हूं, और उस एक रूम के अंदर आपने सिर्फ 3 सीट रखा है। बस एग्जाम्पल कंपेयर कर लेना, स्कूल है, स्कूल को आप एज इट इज मान सकते हो कि ये टेस्टिस है, और स्कूल के अंदर 250 कमरे हैं, तो टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट हैं, जिसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोला जाता है। उसमें से एक कंपार्टमेंट उठाइए, सिर्फ एक कमरा उठाइए, और एक कमरे में आपने सिर्फ 3 सीट दिया है, विच मीन्स आपने 3 सीट का मतलब है इसमें 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिया है आपने। ये सिर्फ एक, क्योंकि आपके पास टेस्टिस कैसा होता है, टेस्टिस आपके पास पेयर में होता है, जोड़े में होता है, ये सिर्फ एक की बात की जा रही है। तो अगर एक टेस्टिस में अगर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है, तो दोनों टेस्टिस अगर हम मिला दें तो टोटल कंपार्टमेंट जो है आपके पास वो 500 हो जाएंगे। एक में, अगर एक टेस्टिस में आपके पास टोटल 3 है, एक टेस्टिस के अंदर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसे आपके पास 250 कमरे हैं। तो 250 कमरे हैं और एक कमरे में 3 सीट है,
तो 250 इंटू 3 कितना हो गया, 25 3 या 75, मतलब कि एक टेस्टिस में 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं सिर्फ एक में। क्योंकि आपके पास 2 टेस्टिस हैं तो मल्टीप्लाई बाई आप 2 कर दो, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए दोनों टेस्टिस मिला के। ये डाटा है, ये वो पूछेंगे। आपके एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोला जाता है। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो अगर एक कमरे में 3 है तो 250 कमरे में 28 250 इंटू 3 750 हो गया आपका। और क्योंकि 2 टेस्टिस है आपके पास तो 1500 आपके पास हो गया। ठीक, तो ये एनसीईआरटी ने आगे एक्सप्लेन किया इसी को। अब ये देखो, ईच लॉब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड। हर एक लॉब्यूल 1 to 3, तो आप एकदम हाई वाला ही मान के चलो पहले 3, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए ध्यान रखना, पेपर में 1 to 3 2 to 3 4 to 3 ऐसे करेंगे वो, बट आप ध्यान रखना 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। बच्चे छोड़ देंगे इसको, बच्चों से पूछा जाएगा कि स्पर्म कहां बनता है, तो सबसे पहला जो एग्जाम सबसे पहला आएगा टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहां बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनता है। एनसीईआरटी ने लिखा है स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, मतलब स्पर्म कहां बनता है, कहां प्रोड्यूस होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड on its inside by 2 types of cell, that is called male germ cell, spermatogonia एंड सर्टोली सेल। जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो 2 जर्म सेल से 2 जर्म सेल्स उसको लाइन की गई होती हैं, उस पे कोटिंग की गई होती है। पहला जर्म सेल जो कोटिंग करा होता है दैट इज आपका मेल जर्म सेल होता है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, एंड सेकंड आपका होता है सर्टोली सेल। ठीक, सर्टोली सेल। अब दोनों का इंडिविजुअली आप काम देख लो। द मेल जर्म सेल, पेंशन कर देते हैं, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक का मतलब है मियोसिस, और मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी कर दी जाती है। ठीक है, अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम है और इसका अगर आप मियोसिस करवाते हो तो जो भी ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर 23 हो जाएगा। ये मियोसिस के लिए है। लेकिन अगर आपके पास माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो 46 अगर आपके पास है तो माइटोटिक डिवीजन में एज इट इज उतना ही पास ऑन कर दिया जाता है। तो मियोसिस को मियोटिक भी लिखते हैं। तो मेल जर्म सेल, मियोटिक डिवीजन, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, while Sertoli cell provide nutrition to the male germ cell, to the germ cell। तो मेल जर्म सेल एक्चुअल में वो बच्चा है जिसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्योंकि डेवलप होने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो जब तक बेबी छोटा होता है हम उसे न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं। तो मेल जर्म सेल आपका एज इट इज वही बच्चा है जिसको मैच्योर होने तक हम सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो सर्टोली सेल का फंक्शन ये है कि वो मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है तब तक जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाता। ठीक, The region outside the seminiferous tubule called interstitial spaces, जो seminiferous tubule के बाहर की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं interstitial spaces, contain a small blood vessel called interstitial cells, या उसको हम बोलते हैं lytic cell। अब इसके लिए आप जनरली आप मान के चलो, जैसे आपने कहा ना कि 3 सीट है तो ये पहली सीट, ये दूसरी सीट और ये मान लो तीसरी सीट है, 3 सीट हो गई। तीनों सीट, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई आपकी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस है, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस है। ये जो स्पेस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका सेल्स पाए जाते हैं, दैट इज इन सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या इसको बोलते हैं हम लिडिक सेल। अब ये लिडिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल जो मेल हार्मोन होता है दैट इज आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन इसी लिडिक सेल से ही सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक, तो इंटरस्टिशियल सेल कॉल्ड लिडिक सेल। लिडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ये जो लिडिक सेल होता है ये टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, उस ग्रुप ऑफ हार्मोन्स में से एक हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एंड्रोजन
ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं उसमें होता, और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो अभी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, उसका यूज भी नहीं है। तो एंड्रोजन का मतलब रखिएगा, ध्यान से रखिएगा कि ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, उसमें एक आपका टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट, इसीलिए कह रहा है कि उसमें और भी अदर कुछ कॉम्पिटेंट इम्यूनोलॉजिकली जो उस स्पर्मेटोगोनिया को, उसके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ताकि वो आगे चल के जो भी उसको आगे फाइटिंग करनी है वो उसके लिए मैच्योरिटी वो उसको प्रोवाइड करता रहे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा लाइन। तो द मेल ये हो गया आपका, उसके बाद आता है आपका द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूडेड रेटा टेस्टिस। डक्ट के नाम याद रखिए, सबसे पहला है आपका रेटा टेस्टिस, फिर है आपका वास इफ्रेंशिया, थर्ड है आपका एपिडिडाइमिस, एंड फोर्थ वन इज आपका वास डिफरेंस। डिफरेंस की स्पेलिंग की रखना भाई, डिफरेंस वो वाला डिफरेंस नहीं है जो आप डिफरेंस यूज करते हो, ये डिफरेंस दूसरा है। तो डिफरेंस की स्पेलिंग आप क्लियर रखिएगा, पेपर में गलती होगी डिफरेंस में, एग्जामिनर को मौका नहीं देना है कि वो हमारा नंबर काटे। तो 4 एसेसरी डक्ट हो गए, पहला है रेटा टेस्टिस, दूसरा है वास इफ्रेंशिया, तीसरा है एपिडिडाइमिस, और चौथा है वास डिफरेंस। ये वो रास्ते हैं जिनसे स्पर्म बन के निकलेगा। स्पर्म कहां बना? सेमिनिफेरस टेस्टिस में। टेस्टिस में कहां बना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, बन के निकलेगा ना। तो जब निकलेगा वो बन के, वो तो किस किस रास्ते से गुजर के जाएगा? वो रास्ता क्या है? रेटा टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ठीक, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वास इफ्रेंशिया। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल of testis open into vas efferentia through reta testis। अब यहां अगर मैं क्लियर करूं तो वो कह रहे हैं कि जो सेमिनिफेरस आपका ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये खुलता है, ठीक है, उन्होंने लिखा है टेस्टिस ओपन इनटू वास इफ्रेंशिया, वो खुलते हैं वास इफ्रेंशिया में। लेकिन वास इफ्रेंशिया में खुलते हैं तो किसके थ्रू वो खुलते हैं? तो जो वो रास्ता मेंशन किए हैं दैट इज रेटा टेस्टिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुला वास इफ्रेंशिया में, और रास्ते में कौन पड़ा? किससे खुला? वो रेटा टेस्टिस से खुला। तो उन्होंने लिखा ना थ्रू रेटा टेस्टिस। The vas efferentia leave the testis and open into epididymis। ये जो vas efferentia होता है आपका, वास इफ्रेंशिया जो होता है ये आपका खुलता है एपिडिडाइमिस में, ठीक है, ये एपिडिडाइमिस में खुलता है। और एक लाइन और, वास इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस, टेस्टिस को ये लीव कर देता है, मतलब कि सेमिनिफेरस, रेटा टेस्टिस और वास इफ्रेंशिया आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये टेस्टिस के अंदर ही पाए जाते हैं, तो ये आपको नहीं दिखेगा। Into epididymis located along the posterior surface of each testis। posterior का मतलब होता है पीछे, ठीक है, पीछे के साइड से ही खुलता है। एनसीईआरटी ने एक फिगर दिया है यहाँ पे, अगर दिख जाए तो ठीक है, लोडिंग में टाइम ले रहा है। हाँ, अब ये ध्यान से देखो, ये हो गया आपका टेस्टिस, और ये इस वाले में देखो ये हो गया आपका टेस्टिस। फिर उसके बाद ये कंपार्टमेंट्स आपके मेंशन किए हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल देखो मेंशन किए, 1 2 3 4 5 6 7, बेसिकली इसने एनसीईआरटी ने 7 ही मेंशन किया है, ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल हो गया। अब टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो आपका खुला पहले कहां पे? रेटा टेस्टिस में, तो ये टेस्टिस के देखो अंदर ही है। फिर उसके बाद ये खुला आपका वास इफ्रेंशिया में, थ्रू रेटा टेस्टिस के थ्रू ये वास इफ्रेंशियम खुला। वास इफ्रेंशिया उसके बाद बैक पोस्टीरियर सरफेस से, पीछे से, टेस्टिस के पीछे से खुलता हुआ आता है, फिर आपका एपिडिडाइमिस में आके वो खुलता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो, posterior surface of each testis, the epididymis leads to vas difference, the epididymis leads to vas difference, epididymis उसके बाद vas difference में खुलता है, that ascends, एसेंट्स वर्ड याद रखिएगा, टू द एब्डोमेन एंड लूप। एब्डोमेन जो एसेंट्स मतलब हो गया चढ़ना, वो चढ़ता है, उसके बाद वो लूप का एक फॉर्मेशन करता है, ठीक है, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो जो आपका वास डिफरेंस होता है वो ऊपर चढ़ता है और एब्डोमेन यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप साइड का रिसीव करता है। इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, वो एक डक्ट रिसीव करता है सेमाइनल वेसिकल से, जो कि आगे चल के खुलता है यूरेथ्रा में एज द इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि आगे चल के यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा आपका इजैकुलेटरी डक्ट में जाके खुलता है। ठीक, दीज डक्ट
स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन या मार्क कर लीजिएगा, दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। भाई स्टोर भी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भेज दे रहा है, वो रोक भी रहा है, स्टोर भी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, जब जरूरत है तभी वो भेजेगा, अगर नहीं मैच्योर है तो उसको स्टोर करके रखेगा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा ओरिजिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट हुआ, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, पेनिस तक जाएगा, एंड एक्सटर्नल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस, तो लास्ट जो उसकी ओपनिंग होती है दैट इज यूरेथ्रल मीटस होती है। ठीक, तो ये सब डाटा है, कहाँ कौन खुल रहा है, कैसे कौन जा रहा है, उन सब का थोड़ा क्लियरिटी आप रखिएगा। और एनसीईआरटी के जो फिगर्स हैं, फिगर्स को एक बार आप मार्क करके जाइएगा, क्योंकि फिगर्स आपको कॉपी पेस्ट करेंगे, वो एज इट इज पूरा फिगर कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऐसे ही फिगर आपको कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहां से वो ये हटा देंगे। ठीक है, ये सब आपका वहां से वो हटा देंगे, और हटाने के बाद यहां लिख देंगे ए बी और ये लिख देंगे सी, फिर लिख देंगे आइडेंटिफाई ए बी सी, तो एरो बनाए रहेंगे वो। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ए पे आपका यहां पे क्या प्रेजेंट था, ये आपका इंटरस्टिशियल सेल था, उसके बाद आपका स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट था यहाँ पे। ठीक, तो ये सब फिगर आप क्लियर करके थोड़ा जाइएगा एनसीईआरटी के, ये बायो है, बायो की एनसीईआरटी मतलब उसका फिगर, फिगर ही आपका एज इट इज सब कुछ होता है। फिगर अगर क्लियर है आपका तो एनसीईआरटी बायो के लिए आधे काम आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। लोड होने में टाइम ले रहा है, बोर्ड आपका भी है स्लो, ये भी हो गया है। चलिए, सेक्शनल व्यू है सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब छोटी छोटी चीजें जो बच्चे छोड़ेंगे। सेक्शनल व्यू है, अगर पूछता है भी है कि विच टाइप ऑफ फिगर इज दिस, तो इसका वो सेक्शन सेमिनिफेरस का ही सेक्शनल व्यू ऊपर डायग्राम दिया था। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस एट इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। जो पेनिस होता है वो एक स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना होता है जो उसको इरेक्शन करने में हेल्प करता है। अब बेसिकली आप याद रखो कि जब पेनिस में ब्लड आता है तभी वो इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, इरेक्ट होने का एक रीजन भी है, लेकिन सिर्फ ब्लड आने से इरेक्ट नहीं हो जाएगा, उसके पास टिश्यू भी होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी चीज को एक्सटेंड खींच नहीं सकते हैं, हर कोई नहीं खींचा सकता है। ठीक है, अब अगर मैं फोन को खींचना चाहूं तो फोन को मैं खींच नहीं सकता क्योंकि ये इरेक्टाइल नहीं है, ये कंप्रेस नहीं हो सकता, ये आप स्ट्रेच नहीं कर सकते क्योंकि इसका वो बॉडी वैसा नहीं है। आप रबड़ को स्ट्रेच करो वो स्ट्रेच हो जाएगा क्योंकि वो इलास्टिक होता है। तो जो पेनिस होता है उसके पास आपका एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो उसके इरेक्शन में हेल्प करता है। द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लास पेनिस, जो इनलार्ज पोर्शन जो कवरिंग बेसिकली होता है, जो अंदर का पार्ट होता है वो आपका ग्लांस पेनिस होता है, और उसको कवर करने वाला एक लूज स्किन होती है, डिट इज कॉल्ड फोर स्किन। एक लूज होता है जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं। ठीक, द मेल एसेसरी ग्लैंड, अभी को डक्ट की बात हो गई। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है आपका मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर, पेयर में है आपका समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तीन के तो आप ग्लैंड याद रखो, क्या क्या, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द समाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज। याद रखिए, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये कि समाइनल वेसिकल से जो भी ग्लैंड से जो भी कॉन्स्टिट्यूट निकल रहा है दैट इज कॉल्ड समाइनल प्लाज्मा। कि जो समाइनल वेसिकल से जो भी आपका प्लाज्मा फ्लूइड निकलेगा उसको हम बोलते हैं समाइनल प्लाज्मा, जो कि रिच होगा आपका फ्रक्टोज में, कैल्शियम होगा और उसमें कुछ एंजाइम्स होंगे। ठीक है, कम से कम इतना याद रखो कि जो भी समाइनल वेसिकल से जो भी आपका फ्लूइड निकल रहा है दैट इज कॉल्ड समाइनल प्लाज्मा, उसमें आपका फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा और कुछ आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, पेपर अच्छे से दीजिएगा क्योंकि बायो है, स्कोरिंग चैप्टर है आपका। ठीक है, फिजिक्स तो डिफिकल्ट आई थी, पेपर डिफिकल्ट नहीं था, पेपर लेंदी था काफ़ी आपका। ठीक है, पेपर इजी ही था बट वो लेंदी था, काफ़ी टाइम टेकन था। केमिस्ट्री भी एज इट इज़ आपका सेम था, इजी ही था पेपर, केमिस्ट्री का भी उतना डिफिकल्ट नहीं था। तो दो तो आपके मेन हो गए, अब आपका बचता है लास्ट, डेट इज बायो, स्कोरिंग चैप्टर है। कम से कम आप कोशिश करो 95 के तो एबव ही रहो। ठीक है, 95 के तो एबव ही रहो, तो अगर 95 के अब हो तो मतलब आप सेफ जोन में हो। ठीक है, तो कोशिश करो कि इसमें बायो में आप 95 क्रॉस कर ले जाओ,
तो आपके लिए सेफ जोन एक बना रहेगा, क्योंकि बाकी 2 पेपर आपने ऑलरेडी कैसे दिए हैं वो आपको ही पता होगा, कितने अच्छे गए हैं, पास हो या उसमें टॉप करना है या नहीं करना है। तो जो सेमिनल वेसिकल से प्लाज्मा निकल रहा है उसमें फ्रक्टोज मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और कुछ एंजाइम्स मिलेंगे। एनसीईआरटी ने एंजाइम्स के नाम मेंशन नहीं किए हैं, तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीट में आओगे तो सब भी पढ़ना है आपको, एंजाइम्स के नाम अलग से, फंक्शन उसके अभी तो फिलहाल नहीं दिया है। The secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication of the penis। तो पेनिस के lubrication में ड्यूरिंग प्रोडक्शन या ड्यूरिंग सेक्स जब हम करते हैं तो उस समय जो पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम होता है वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का एक लाइन एनसीईआरटी ने सिर्फ मेंशन किया है, एक लाइन सिर्फ इसका, और वो पूछने का चांसेस पूरा है। तो एक लाइन ही है, बट ध्यान रखिएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो फंक्शन यही है कि ये पेनिस को लुब्रिकेट करता है। समझ आ गया? तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज एज इट इज, ओवरी पेयर में है इसके पास, अलोंग विथ पेयर ऑफ ओविडक्ट, 2 ओविडक्ट हो गए। अच्छा, ओविडक्ट को एक नाम से हम और जानते हैं, दैट इज, क्या नाम है इसका? फैलोपियन ट्यूब। इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। यूट्रस हो गया आपका गर्भाशय, सर्विक्स हो गया रास्ता, वेजाइना हो गया वो रास्ता जहां से आपका स्पर्म एंटर करेगा, एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और सबसे एक्सटर्नल बाहर वाला लोकेटेड, ये सब कहां प्रेजेंट होते हैं? सब के सब आपके पेल्विक रीजन में होते हैं। दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके अलावा मैमरी ग्लैंड भी है। ध्यान रखिएगा, मैमरी ग्लैंड को आप अलग से ट्रीट नहीं करेंगे, मैमरी ग्लैंड भी आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही आता है। आना होगा तो पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा मैमरी ग्लैंड भी आता है उसमें। आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। अभी ओव्यूलेशन बताएंगे, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। मतलब कि क्यों रखा है। अच्छा, एनसीईआरटी ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। आप सोचो कितना पढ़ते नहीं है ना एनसीईआरटी, अब पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं तो फिर हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी उतना नहीं, लाइन टू लाइन लोग नहीं एक्सप्लेन करते हैं। तो ये ध्यान रखना, मैमरी ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो वो क्यों है, उसका रीजन भी उन्होंने दिया है, रीजन भी एनसीईआरटी ने दिया। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली दोनों सपोर्ट कर रहा है, ओव्यूलेशन को भी सपोर्ट कर रहा है, फर्टिलाइजेशन को भी सपोर्ट कर रहा है, प्रेगनेंसी को भी, बर्थ को भी और चाइल्ड केयर, मतलब सबको वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैमरी ग्लैंड को भी एज अ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रखते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल में क्या होता था? टेस्टिस, एंड फीमेल में आपका ओवरी हो गया सेक्स ऑर्गन, दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट दैट इज ओवा एंड सेवरल स्टेरॉइडल हार्मोन, और कुछ आपके स्टेरॉइडल हार्मोन भी रिलीज किए जाते हैं, ओवरियन हार्मोन जिनको हम बोलते हैं ओवरियन हार्मोन। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑफ ईच ऑफ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, इनका भी लोअर एब्डोमेन के साइड ही है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 से 4 सेंटीमीटर आपका लेंथ है, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड द यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। और ये जो यूट्रस होती है आपकी और जो आपका पेल्विक वॉल होता है बेसिकली, ठीक है, उधर लिखा है ईच ओवरी इज अबाउट एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस। पेल्विक वॉल और यूट्रस से वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उनको कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट उनको कनेक्ट करता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। जो ओवरी होता है वो कवर्ड होता है थिन, पहला बात तो इंपॉर्टेंट, थिन है, ध्यान रखिएगा, थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, पहला है आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड दूसरा है आपका इनर मेडुला। अब ये ह्यूमन में क्या है, कॉर्टेक्स और मेडुला बार बार आते हैं। जब भी कोई इनर पार्ट आपका डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, तो वो इन्हीं 2 पार्ट में होता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ध्यान रखिएगा कि ओवरी आपका एक थिन एपिथेलियम से बना होता है, जो कि स्ट्रोमा उसके ऊपर एक लेयरिंग की गई होती है, और वो स्ट्रोमा आपका 2 पार्ट में या 2 जोन्स में डिवाइडेड होता है। पहला हो गया आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा हो गया आपका इनर मेडुला। ठीक, चलो ये हो गया। उसके बाद आपका 4th, चलो फिगर देख लो थोड़ा सा। चलो फिगर एज इट इज आप याद कर लीजिएगा, फिगर इसका
वेजाइना, रेक्टम, सर्विक्स आपका रास्ता हो गया, यूट्रस आपका गर्भाशय हो गया, यूरिनरी ब्लैडर एज इट इज, प्यूबिक सिम्फेसिस। अच्छा, प्यूबिक सिम्फेसिस क्या है कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम ये बर्थ में बहुत हेल्प करता है। प्यूबिक सिम्फेसिस बर्थ में हेल्प करता है, लिखा नहीं आप लिख सकते हो। यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस जस्ट लाइक आपका टेस्टिस जैसे उसमें होता है, उसमें एज इट इज ये भी काम करता है फीमेल के लिए। लेबियम माइनोरा एंड लेबियम मेजोरा, ये दोनों लिप होते हैं आपके फीमेल्स के, जो आपके वेजाइनल में अपर जो लिप होते हैं उनके लिप के नाम रखे गए हैं। लेबियम माइनोरा एंड लेबियम मेजोरा, बाहर की तरफ जो होते हैं वो लेबियम मेजोरा होते हैं और अंदर की तरफ जो होते हैं उन्हें हम लेबियम माइनोरा कहते हैं। फिर लास्ट एज इट इज आपका आता है वेजाइनल ओरिफिस, जो सबसे एकदम टर्मिनेट एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है, और एज इट इज आपका फिर जो लास्ट पार्ट हो गया आपका वो एनस हो गया। ठीक, तो एनसीईआरटी का फिगर आप देख के जाइएगा, फिगर इंपॉर्टेंट है। फिर 14 लोड हो जाए तब तक। ठीक, चलो इसमें भी सेक्शनल व्यू है, फीमेल का भी ये सेक्शनल व्यू है, रिप्रेजेंट किया गया। द ओविडक्ट दैट इज फैलोपियन ट्यूब, लिख दिया इन्होंने, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यूट्रस, वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, ये सब मिलके ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, ये सब आपके आपस में मिलके फीमेल एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, एकदम ओवरी के पेरिफेरी से ही ये एकदम किनारे से निकलते हैं ये ओवरी, टू द यूट्रस, यूट्रस की तरफ जाते हैं ये। The part closer to the ovary is a funnel-shaped cord infundibulum. ओवरी के जो पास पार्ट होता है, ओवरी के जो पास होता है, the part closer to the ovary. देखो, ओवरी और यूट्रस दो चीजें हैं। तो ओवरी के पास फैलोपियन ट्यूब का जो पोर्शन ओवरी के पास होगा वो इनफंडेबुलम कहलाएगा, जो बेसिकली आपसे वो एक्सप्लेनेशन के लिए वो कह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो। ऊपर है इसके, नीचे नीचे नीचे। टाइम ले रहा है काफी, इसको भी लग रहा है टेंशन है आपके बोर्ड की। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी फनल शेप्ड होता है, इन्फंडुलम बता दिया। द एजेस ऑफ द इन्फंडुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री, जो सबसे लास्ट पार्ट बेसिकली जो इन्फंडुलम का जो एकदम लास्ट पार्ट जो ओवरी के पास होता है उसके एजेस जो होते हैं वो फिंगर लाइक होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्री, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। उनका काम होता है कि जब ओवरी से ओवा निकलेगा तो उनको वो कैच कर लेते हैं वो, ठीक है। द इन्फंडुलम लीड्स टू ए वाइडर, अभी फिर से टाइम लेगा, गिन कर ही देते हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ समझ लो, फिगर समझ में आ जाएगा। ये देखो ओवरी हो गया, ओवरी के जो सबसे पास पार्ट है दैट इज इन्फंडुलम। इन्फंडुलम का जो टेम्परेरी पार्ट है वो जो को फिंगर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फिम्ब्री बोलते हैं। यहाँ से जो भी ओवा निकलेगा, सेकेंडरी ऊसाइड निकलेगा, वो फिम्ब्री क्या करेगा, उसको कैच कर लेगा, ठीक है। उसको कैच करने के बाद, उसको कैच किया, कैच करने के बाद ये धीरे 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 उस रीजन को एम्पुला में रखे लोकेगा। तो इन्फंडुलम, सेकंड पार्ट फैलोपियम के एम्पुला, एंड लास्ट पार्ट हो गया इस्थमस। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अगर क्योंकि स्पर्म आपका पहले ध्यान दो, स्पर्म आपका यहां से आ रहा है, वेजाइना से स्पर्म आपका आ रहा है, ठीक है, डाल कर देते हैं। स्पर्म आपका ये आ रहा है, यहां जाएगा, ठीक। और स्पर्म जो आपका गया ये फिर गया ये। लास्ट देख लो कि स्पर्म आपका आया तो स्पर्म को सबसे पहले स्थमस ही मिलेगा, स्पर्म को सबसे पहले स्थमस मिलेगा, फिर आपका एम्पुला मिलेगा और फिर आपका इन्फंडुलम मिलेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, यहां तक आप क्लियर रखना कि ओवरी का जो आपका बेसिकली पार्ट है, जो फैलोपियन ट्यूब के जो आपके पार्ट है वो तीन पार्ट में है, एम्पुला, स्थमस, फंडेबुलम।
एम्पुला आपका टर्निंग पॉइंट है, आपका इन्फंडुलम आपका ओवरी के एकदम स्टार्टिंग फेमरी है, और स्थमस आपका यूट्रस के पास है, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं। कल आपका इसके बाद का जो है दैट इज द यूट्रस सिंगल इज कॉल्ड वोम्ड, कल यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। कल ये हो जाएगा आपका, और गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले तक कोशिश करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले तक इसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक। चलिए, बाकी यूट्रस आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ इतना आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, नोट जो भी होगा आप नोट कर लीजिएगा, लाइन टू लाइन भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा। बाकी इसके आगे का जो यूट्रस वाला पोर्शन है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, और गैमेटोजेनेसिस में, ठीक। चलिए, थैंक यू।